प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित संस्कृत व्याकरण के हल संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि यह पाठ कुछ लंबा खिंचता हुआ आपको लग रहा होगा, लेकिन व्याकरण विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसके विषय को न देखकर, इसकी दीर्घता को न देखकर इसके विषय गांधीर्य पर ध्यान दें। कल हमने 5 सूत्र पढ़े थे। उदस्थास्तंभो पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य आधे परस्य झरो झरी सवर्णे खरी च। ये 5 सूत्र आपको एक साथ इसलिए पढ़ाए थे कि बिना इन 5 को एक साथ पढ़ाए इनका तारतम्य नहीं बनता था। अब क्योंकि मैं स्वयं महसूस करता हूँ कि ये 5 सूत्र थोड़े से इनका प्रयोग कठिन है, तो प्रयोग के द्वारा इसे मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। उन 5 सूत्रों को पढ़कर अगर आप इस प्रयोग पर दृष्टि डालेंगे तो वो 5 सूत्र आसानी से हृदयंगम हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमने पहला सूत्र पढ़ा था उदस्थास्तंभो पूर्वस्य, और उसके उदाहरण के रूप में वहाँ उदाहरण दिया गया था उत्थानम। उदस्थास्तंभो पूर्वस्य सूत्र कहता है उद उपसर्ग से उत्तर यदि स्था और स्तंभ धातु हों तो उन्हें पूर्व सवर्ण आदेश हो। यहाँ से हमारी समस्या प्रारंभ होती है। हमारे पास जो शब्द हैं जहाँ हमें संधि करनी है वो है उद प्लस स्थानम, और सूत्र कह रहा है कि उद से उत्तर स्थानम को पूर्व सवर्ण आदेश हो। तो ये पूर्व सवर्ण आदेश किसके स्थान पर हो? पूरे स्थानम को हो क्या? तो सूत्र आया तस्मात् द्वित्युत्तरस्य। यदि पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट कार्य हो तो वो व्यवधान रहित पूर्व को होना चाहिए, व्यवधान रहित उत्तर को होना चाहिए। तो व्यवधान रहित उत्तर तो पूरा स्थानम शब्द है, उसे कैसे करें? तो एक परिभाषा सूत्र बीच में आया, उसने कहा कि भाई अल को जो भी काम होता है वो अंतिम अल को होना चाहिए। लेकिन एक दूसरे सूत्र ने कहा, वो भी परिभाषा सूत्र है, उसने कहा नहीं साहब, यदि पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट सूत्र के द्वारा कोई पर को काम कहा जा रहा है तो वह काम उस पर के आदि को हो। अर्थात जैसे उद के उत्तर स्थानम को पूर्व सवर्ण कहा तो ये पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट कार्य है, और उत्तर को कार्य कहा जा रहा है तो ये किसे होगा? परस्य आदेहे। उत्तर वाला जो वर्ण शब्द है उसके आदि वर्ण को वह आदेश हो। तो ये जो पूर्व सवर्ण आदेश होगा ये किसके स्थान पर होगा? ये स के स्थान पर होगा। अब स के स्थान पर था पूर्व सवर्ण आदेश, स के स्थान पर सवर्ण आदेश करना है तो किससे करेंगे? उसके लिए सूत्र है स्थाने अंतरतमः के स्थान। यदि किसी के स्थान पर हमें आदेश करना है तो वो अंतरतम आदेश होना चाहिए, यानी जो स का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न है वही उसके स्थान पर आने वाले शब्द का भी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न होना चाहिए। तो वह है थ। हमने सूत्र की व्याख्या में इस पर विचार किया था। तो स के स्थान पर थ आदेश हुआ। अब हमारी स्थिति बनी उद थ थानम। अब अगला सूत्र आया झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे सूत्र को हमने पढ़ा था कि हल के बाद में यदि झर वर्ण हो और उस झर के बाद पुनः सवर्ण झर हो तो पूर्व झर वर्ण का विकल्प से लोप हो जाता है। अब विकल्प से लोप होता है
मतलब अर्थात एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो देखिए जो द है, द झल वर्ण है, हल वर्ण है, उसके बाद में जो थ है वो झर वर्ण है। झर वर्ण यानी झवैया गड़ा दस जवा गड़ा दस खपा चटा तचट तब कपाए ससुर, इसमें थ आ रहा है, ख फ छ ठ, तो चट ख फ छ ठ थ आ रहा है। तो और इसके बाद में फिर झर वर्ण है, तो पूर्व झर वर्ण का विकल्प से लोप होगा, एक बार लोप होगा एक बार लोप नहीं होगा। तो उद्थानम और उत्थानम ये दोनों शब्द बनेंगे। फिर अगला सूत्र आया खरीच। खरीच सूत्र ने कहा कि यदि हल वर्णों के पश्चात खर प्रत्याहार के वर्ण हों तो उन अल वर्णों के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। तो देखिए उद ये झल वर्ण है, झल में आता है, स्वर व्यंजनों में आ जाता है। तो इस झल वर्ण के स्थान पर खर ख फ छ ठ थ खर में आ रहा है, तो उस खर वर्ण के परे रहते चर आदेश होगा। और चर में क्या आता है, च ट त। अब देखो द किस वर्ग का है, त वर्ग का है, तो उसके स्थान पर क्या होगा, त हो जाएगा। तो हमारा शब्द बना उत्थानम। तो हमारे दो शब्द सिद्ध हुए, उत्थानम और उत्थानम। एक बार डबल था, एक बार सिंगल था। इस प्रकार ये एक ही प्रयोग में हमने पांचों सूत्रों का प्रयोग देखा कि कैसे एक ही प्रयोग में, एक ही प्रयोग में, एक ही शब्द की सिद्धि में पांचों सूत्रों का प्रयोग हो रहा है। यदि हम इसे ध्यान से देखते हैं तो ये हमारी समझ में आसानी से पांचों सूत्र आ जाएंगे कि किस सूत्र ने क्या काम किया है। यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, जो समझने वाली चीज़ें हैं, वो इन सूत्रों में आए हुए प्रत्याहार वर्ण है। कौन सा प्रत्याहार वर्ण कहाँ पर क्या काम कर रहा है। जैसे देखिए झल प्रत्याहार, झर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार और चर प्रत्याहार। तो पहले देखिए झल, झल प्रत्याहार में सभी व्यंजन अंतस्थ नहीं, सभी व्यंजन और ऊष्म वर्ण आते हैं। झर प्रत्याहार में केवल ह को छोड़ करके व्यंजन और ऊष्म वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार में केवल वर्ग के द्वितीय वर्ण और वर्ग का प्रथम वर्ण आता है। ऐसे ही चर प्रत्याहार में वर्ग का केवल प्रथम वर्ण ही आता है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें ये सूत्र आसानी से समझ में आ जाएंगे और हम इन सूत्रों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने ये उत्थानम शब्द से पढ़ा है, ठीक इसी तरह उत्तंबनम की सिद्धि होती है। केवल उसमें हमें क्या करना है, उद प्लस स्थानम की जगह उद प्लस स्तंभनम शब्द रखेंगे और ज्यों की त्यों यह सूत्र लगेंगे। एक बार आप अभ्यास करके देखें, नहीं तो उसे भी अलग से इसी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसा प्रयास रहेगा कि आपको ये चीज़ सुबोध और सुगम्य हो जाए। धन्यवाद।